प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपने कॉर्पोरेट में काम किया, क्या लगता है आपको कहीं मार्क्स वाले लोग आगे बढ़ गए? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेटर्स टॉक। हमेशा की तरह हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर और आज भी हमारे साथ हैं मिस्टर ज्योतिष। हेलो ज्योतिष, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक अच्छा है। हूँ। आज का ज्योतिष सर जो हमारा टॉपिक है, जिससे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ उस चीज के बारे में कि एक एजुकेटर को या एक फैकल्टी को, जिसको हम टीचर बोलते हैं, उसको किस तरह का होना चाहिए। मतलब क्या क्या चीजें उसकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, उसके डिसिप्लिन में होनी चाहिए, उसके जो है ना उसके एनवायरनमेंट में उसको कैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना। ये चीजें मुझे लगता है कि काफी रोल प्ले करती हैं किसी इंस्टीट्यूशन में या एक लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर किसी बच्चे को सिखाने के लिए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आर यू एग्री विद दिस? यस, एग्जैक्टली। सो सी, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, आपको पता ही है। टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए, वो यहीं से निकल कर आता है कि इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो टीचर को भी होना चाहिए कि मुझे हमेशा सीखते रहना है। बिल्कुल। थिंग्स आर चेंजिंग। बुद्धा ने कहा है नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परमानेंट भी नहीं है, हर चीज बदलेगी। चेंज जीवन का नियम है। बिल्कुल। तो टीचर को सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसको बदलना है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना टीचर के लिए बड़ा जरूरी है। जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की हम पिछले पॉडकास्ट में बात करते आए हैं, वो टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मीन्स कि अपने आप को देखना। मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मेरी टीचिंग प्रैक्टिस से बच्चे कुछ सीख रहे हैं, और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ये जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन टीचर की अपनी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए टीचर को भी। ठीक है, टीचर लेट आ रहा है क्लास में, तो बच्चों को क्या सिखाएगा डिसिप्लिन के बारे में? ही शुड बी डिसिप्लिन्ड। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है ना, टीचर को काम होना चाहिए। ज्यादा एग्रेशन अच्छा नहीं है। जब आपने किसी को कुछ सिखाना है ना, अच्छा, आपको कोई ऐसा टीचर अपने स्कूल कॉलेज का याद है जो बहुत ही जोश से आता था क्लास में, बड़े एग्रेशन से आता था? याद है कभी ऐसा कोई? एक दो थे टीचर्स हमारे। कितना लर्न आपने उनसे किया? नहीं, वो लर्निंग वाले एग्रेशन नहीं था। हाँ। वो दूसरा एग्रेशन था। अच्छा, वो जोश वाला था। अच्छा, जोश वाला टीचर था। मुझे अपने एक टीचर याद है, वो क्लास में आते ही ना बड़े एग्रेशन के साथ, बड़े जोश के साथ एक टॉपिक को बड़ी डेप्थ में डीपली कवर करते थे। सुनने में अच्छा लगता था, मजा आता था। बट जब एग्रेशन ज्यादा होता है ना, लर्निंग कम होती है, मजा ज्यादा आता है। फिर एक टीचर याद है उसी सेम सब्जेक्ट के, वो बड़े ही पोलाइटली बैठ जाते थे, ज्यादा एग्रेशन नहीं था, टॉपिक को बड़े पेशेंटली आराम से पढ़ाते थे। ओके। वहां ना थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है। आपने कोई बात कही, उसके बाद 30-40 सेकंड का पॉज आ गया। वो पॉज आपको लर्निंग में हेल्प करता है, आप कुछ सीख पाते हैं उसमें। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अफड़ा तफड़ी नहीं होनी चाहिए। एंग्जाइटी को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, ये ना हो कि अच्छा भाई बस आज तो पूरा जोश आ गया, आज तो इनको सिखा के ही भेजना है, क्योंकि आपके सिखाने से कोई सीख नहीं रहा। सीखने वाला जब सीखने की कोशिश करेगा ना, तब असली लर्निंग स्टार्ट होती है। हम सोचते हैं कि कोई एक गाय बैल है और चलो भी मारा चाबुक तो पूरा खेत जोत देंगे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं लर्निंग। बिकॉज लर्निंग में ना लर्नर की कैपेबिलिटी ज्यादा चाहिए बजाय टीचर की। ठीक है, टीचर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट उसको इवोक करनी पड़ती है लर्नर की कैपेबिलिटी, लर्नर की स्किल्स। लर्नर के अंदर का जो पैशन है ना, वो जगना चाहिए। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे को सारा कंटेंट पढ़ा दे। टीचर अगर बच्चे को इतना भी कर देना कि बच्चा अपनी रिसर्च करना शुरू कर दे, वो सब कुछ पढ़ जाएगा। बिल्कुल। टीचर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मुझे सारा कुछ पढ़ा देना है। टीचर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि लर्नर में एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करे कि लर्नर रिसर्च करना शुरू करे, खोजना शुरू करे ज्ञान। ज्ञान दिया नहीं जा सकता, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। ठीक है ना? मैं आपको फीडिंग देने शुरू करूं, खाना खिलाना शुरू करूं और आपका मुंह खोल के अपना मुंह में ठूसते चले जाऊं, क्या होगा? जा ही नहीं पाएगा ना, जा ही नहीं पाएगा। आप आराम से इत्मीनान से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, खाएंगे, आराम से पचा के खाएंगे। अब ज्यादा भी खा लेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, फिर खा लेंगे, थोड़ा सा रुक के खाएंगे। सिमिलरली लर्निंग एकदम ठूसी नहीं जा सकती दिमाग में। हम ये देखते हैं आजकल प्रैक्टिसेस हैं कि
टीचर्स ना पूरी एनर्जी लगाती हैं। मैं नहीं कहता कि एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, एनर्जी इस डायरेक्शन में लगानी चाहिए कि बच्चा सीखना शुरू करे, सही डायरेक्शन में जानी चाहिए एनर्जी। हाँ एग्जैक्टली, सही डायरेक्शन। अब सही गलत की तो देखो परिभाषा हर किसी की अलग अलग है, अब उसमें ये तो नहीं कह सकते ये सही है गलत है, मतलब कि एनर्जी किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए कि बच्चा अपने ऊपर ऑब्जर्व कर सके। बच्चे को रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो चीजें इसमें से निकल के मुझे मेरे दिमाग में दो चीजें आई हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहली चीज तो ये शॉर्ट असेसमेंट्स को कितना इंपॉर्टेंट समझते हो? जैसे कि अब शॉर्ट असेसमेंट को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ अपनी वर्डिंग को। शॉर्ट असेसमेंट्स इन द सेंस कि टीचर ने एक टॉपिक बनाया, उसने सिखा दिया, उसका उसे लगता है कि स्टूडेंट्स ने गेट कर लिया उसको, वो क्लियर हो गए, लेकिन जितना उसने सिखाया और जितना उन्होंने लिया वहां पे एक डिफरेंस हो सकता है बीच में। तो शॉर्ट असेसमेंट से मैं ये समझता हूँ कि एक उसी टॉपिक की शॉर्ट असेसमेंट ऑन द स्पॉट भी ली जा सकती है या नेक्स्ट डे भी ली जा सकती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? कहीं कुछ लोग इसको टाइम वेस्टेज मानते हैं कि नहीं, ये जो जब एग्जाम्स होनी है तो शॉर्ट असेसमेंट की क्या जरूरत है। तो वो आप इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। यस एग्जैक्टली, AFLs ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी AFLs लेती है रेगुलर बेसिस पे, वहाँ का कंटेंट ही ये, सिस्टम ही उनका ये है कि AFL शुड बी रेगुलर। AFL का पर्पज ही ये है, ये देखना कि जो हमने पढ़ाया बच्चे तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर कुछ गैप है तो टाइम टू टाइम साथ के साथ ही करेक्ट कर दे, साथ के साथ बिल्कुल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट देखे कि भाई एग्जाम में क्या करेगा बच्चा, एग्जाम तक जाते जाते बहुत डिले हो। यही पॉइंट मेरा था कि एग्जाम तक तो बहुत लेट हो जाओगे, बिल्कुल कवर करना ही मुश्किल हो जाएगा। देखो एग्जाम तक जाते जाते अगर मान लो 6 महीने हमने पूरा कंटेंट पढ़ा दिया, आपने मान लीजिए इंग्लिश पढ़ानी शुरू करी, आपने प्रोनाउन से स्टार्ट किया, फिर आपने वर्ब्स कराए, फिर टेंसेस कराए वगैरह वगैरह। आफ्टर 6 मंथ्स आप टेंसेस पढ़ा रहे हैं, बाद में आपको 6 महीने के बाद पता चलता है बच्चे को तो भी प्रोनाउन ही नहीं पता है, या बच्चे को तो भी वर्ब ही नहीं पता है। इफ ही डजंट नो द वर्ब, आप कैसे उसको टेंसेस पढ़ा रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है ना। एक बैट्समैन को आपने सब कोचिंग दे दी कि भाई ऐसे ऐसे आप कोच हैं और उस कोचिंग देते चले जा रहे हैं, अच्छा भाई ये इस तरह से बॉल आ रही है तो आपको ऐसे करना है वगैरह वगैरह, बहुत आगे तक उसको ले जाते हैं। बाद में पता चलता है उसकी बैट की पोजीशन ही गलत थी और वो गलत पोजीशन ही 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत लेट जाके। ये वैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। मिल्खा सिंह जब इनिशियल उसमें थे, अपने लर्निंग स्टेज में थे, तो उनके जब वो भागते थे ना, तो उनकी ना कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस आता था उनके टारगेट में और एक्चुअल में। तो उनके जो कोच थे वो बड़ा डीप ऑब्जर्व करते थे उनको कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब बहुत मेहनत की उन्होंने, मतलब लेकिन वो जो है ना पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मार्जिन से रह जाते थे हर बार। तो उन्होंने ना एक बड़ी डीप ऑब्जर्व उन्होंने किया, उसके ऊपर काम किया। उन्होंने देखा कि जब वो भाग रहे हैं ना, तो उनका जो हाथ का जो पोस्चर है वो यूं करके आ रहा है, यूं करके, एरोडायनामिक्स थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस बढ़ जा रहा था उनकी बॉडी से और उनके हाथ से। तो इतनी सी चीज के लिए जो है उनके सेकंड्स जो है कम हो रहे थे। तो एक कोच का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि उस चीज को कितना डीपली एनालाइज करना है, सिखाने वाले को भी और सीखने वाले को भी। छोटा सा डिफरेंस था, उन्होंने बताया कि ये गलती है और नेक्स्ट डे जो है ना रिजल्ट नहीं। देखो गलतियां ना टाइम पे बतानी बड़ी जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। असेसमेंट्स टाइमली हो जाए, या ना 3 तरह की असेसमेंट्स आती हैं। वन इज AAL, असेसमेंट एज लर्निंग, नंबर 2 इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, ओके ठीक है, एंड थर्ड इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग लाइक कि आप पढ़ रहे हैं और आप अपने आप को ही असेस कर रहे हैं, ठीक है। एज यानी आप खुद ही लर्नर है और खुद को ही असेस कर रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ है। आपने अपने आप को रेटिंग दे ली, ओके ये कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए नाउन प्रोनाउंस है, मुझे समझ में आया या नहीं आया। आप अपने मार्क्स खुद लगाएंगे, मेरे पॉइंट्स लोगे, भाई मेरे को 5 में से 4 मुझे समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आया समझ तो आप 5 में से 1, 5 में से 2 लगा लेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ये बच्चे के लिए होता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें पीयर असेसमेंट भी हम कई बार करवाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसकी असेसमेंट इसने कर दी, इसकी असेसमेंट इसने कर दी, टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज द स्टेप नंबर 1, असेसमेंट एज लर्निंग। ओके। नंबर 2 इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि लर्निंग जो कर रहे हैं क्या वो लर्निंग हो रही है, ठीक है, हम उसकी दिशा में जा रहे हैं। 4 यानी उसके लिए, लर्निंग के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या लर्निंग हो रही है।
ये वही बात है जो आप कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम असेसमेंट्स लेना होनी चाहिए, बिल्कुल। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट साफ तरीके से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, AFLs का मतलब कभी भी मार्क्स काटना नहीं होना चाहिए। ओके, तो पर्पस, जजिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? पर्पस जो है मार्क्स को काटना नहीं होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पर्पस होना चाहिए, अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको भी फुल बाय फुल तक लेके आना। मान लीजिए पर्पस हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है। मान लीजिए एक आपने AFL किया, AFL में देखो मार्क्स का कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं हो सकता, हम जस्ट उसको फॉर्मेटिव टाइप की असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मेटिव या फॉर्मेटिव किसी भी तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब उसमें आप कर लीजिए, ओके, मान लीजिए आपने 5 में से 1 पॉइंट लगा दिया, एक हो गया कि लेस अंडरस्टैंड, 2 हो गया ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड, 3 हो गया मान लीजिए एजेंट्स बना दिए उसके, ठीक है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 5 पॉइंट्स को कर लिए, ठीक है। अब आपने एसेस किया कि 5 में से 3 आए हैं इसके, तो अब आपको ये नहीं है कि भैया उसको 5 में से 3 ही मार्क्स देना, वो आपके लिए है कि 5 में से 3 आया तो इसको 5 से 5 तक कैसे लेके जाना है। थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा टाइम दें, 1-2 दिन फिर से प्रिपरेशन कराएं और 5 में से 5 तक लेकर। जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, स्किल मैट्रिक्स बनता है, उसमें हर एक एम्प्लॉय का स्किल मैट्रिक्स बना देते हैं कि उसमें उसकी रेटिंग आ जाती है कि ये 4 पे, ये 3 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। अब वो जो उसका बॉस है या जो उसका लीडर है, उसका काम है कि उसको किस रेटिंग पे लेके जाना है। Exactly. अगर वो आज 4 पे है तो 7 पे कैसे लेके जाना है, दैट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। तो यही कुछ ऐसे कुछ ये बिल्कुल बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए। जो पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि पर्पस का मतलब, पर्पस ये नहीं होना चाहिए उसको हम पनिश कर रहे हैं कि भैया तू पढ़ा नहीं तो तेरे नंबर 5 में से 3 है। नो 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 नो, दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि अगर तेरे 5 में से 3 है तो क्या कमी रहेगी, उसको कैसे सुधारे कि उसकी AFL लेकर हम उसको 5 में से 5 लगाएं। तो बेसिकली जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, टीचर की भी असेसमेंट है। एग्जैक्टली, ये टीचर की भी है ये। अगर आप AFLs का फॉर्मेट देखेंगे ना, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है, दे वांट कि अगर क्लास में 50 बच्चा है तो 50 के 50 बच्चा जो है ना 5 आउट ऑफ 5 हो। बिल्कुल ठीक है ना। फाइनली जब AFLs करे जाए तो वो ये नहीं चाहते कि कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। एवरीवन शुड बी एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 और 5 आउट ऑफ 5, ठीक है ना। तो मतलब कि हर बच्चा वहां तक पहुंच जाए। फिर होता है AOL, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जो आपने लर्निंग ले ली है, फिर एक फाइनल एग्जाम लिया जाता है और फिर रेट किया जाता है। फिर सीनियर्स को या बोर्ड आ जाता है, फिर बोर्ड असेसमेंट लेता है या मैनेजमेंट असेसमेंट लेती है कि जो टीचर ने सिखाया है क्या बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा। फिर वो एक अलग चीज है, वो एक एग्जाम वाला पैटर्न है। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, बनाया तो हमारा सिस्टम भी कुछ इसी तरीके से स्कूल का, सिर्फ राइटिंग में होता क्या है, टेस्ट बच्चों के होते हैं, बच्चे लेते हैं टेस्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद मार्क्स सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, इसके A ग्रेड है, इसका B ग्रेड है, इसका A+ फर्क है, ठीक है। वो अब हो क्या रहा है, वो सिर्फ बच्चे को ये दिखाने के लिए हो रहा है कि तू B पे है, हाँ वही तू B पे है, बस इतना ही दिखाया जा रहा है उससे। उसका उसमें ये नहीं इंक्लूड किया जा रहा कि तू B पे है, तेरे को मैं A पे कैसे लेके आऊंगा। ना ना ना, वो चीज नहीं हो रही, वो चीज मिसिंग है। वो यूनिट टेस्ट होते हैं, हर स्कूल में होते हैं। हाँ, 1 महीने 1.5 महीने पे यूनिट टेस्ट है, या कुछ लोग उसको वीकली भी रखे हुए हैं। हाँ, ठीक है, वो एक तरह से ना पनिश कर रहे हैं, पनिश कि तू पढ़ नहीं रहा है ना तो तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, और घर पे फिर कंप्लेंट जा रही है कि तेरे मार्क्स कम आए हैं। वो एक रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। ऊपर से ना मैंने कई बार देखा है कि इवन हमारे बच्चों के भी स्कूल से फोन आता है, देखो आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये कर नहीं रहा है। मतलब कहीं मुझे लगता है कि भाई ये हमारा ही फॉल्ट है सारा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। ये मतलब पीसीस भी हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है प्रैक्टिस, वही मैं कह रहा हूं। ये समझ भी नहीं आता। कई बार टीचर इस तरीके से कंप्लेंट करती हैं कि हमें लगता है कि देखो ये सिस्टम जब तक बच्चा 11-12 साल तक का है ना, तब तक ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। इट मींस आप मार्क्स की दौड़ में भगा रहे हैं बच्चे को, बेटा तेरे मार्क्स नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपने कॉर्पोरेट में काम किया, क्या लगता है आपको कहीं मार्क्स वाले लोग आगे बढ़ गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनका उस फील्ड से वो रेलेवेंसी नहीं थी, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा था। अब जो हमारे, मैं नेम तो नहीं ले सकता ना फर्म का ना पर्सन का, ठीक है, वो जो हमारे कॉर्पोरेट हेड थे, ही वाज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, वो फाइनेंस से थे, वो टेक्निकल चीजें नहीं समझते थे, लेकिन कॉमन सेंस इतनी अच्छी थी। जब हम उनको कोई चीज बताते थे ना, तो वो ये बताते, देखो मुझे ये मत बताओ, पर मुझे ये पता है कि तुम्हारा सिस्टम कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। अगर वही चीज तुम मुझे कहानी हर बार घुमा के सुना रहे हो, दैट मींस आपका सिस्टम वीक है, अपने सिस्टम को ठीक करो। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें
कंट्रीब्यूट? मेरा अपना एक्सपीरियंस इतना ये रहा कि भाई जो लोग मार्क्स में बहुत आगे थे, एक टाइम के बाद जाके वो कहीं ना कहीं गिव अप कर गए या नहीं कर पाए या किसी एक लेवल पर जाके फंस गए, उससे आगे ना बढ़ पाए, ना बढ़ने की सोचते हैं, क्योंकि वो मार्क्स आपको एक जगह तक ले जाएंगे, ठीक है ना। एक ठहराव है, उसके बाद वो अनलिमिटेड नहीं है, वो ये नहीं है कि क्षितिज तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टॉपर है। और कहीं ना कहीं चीजें जो है ना, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की, आप कितना अच्छा चीजों को सीखते हो, ये चीजें, यही चीजें अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने पढ़ाई में एवरेज रहे डजंट मैटर, क्योंकि आप लर्न उतना करना चाह रहे थे, आपने जितना जरूरत थी उतना लर्न कर लिया। लेकिन जब आप फील्ड में पहुंचे, जब आप इंडस्ट्री में पहुंचे, जब आपको प्रैक्टिकल करने का टाइम आया, तो आपकी ज्ञान चक्षु जाग गए, वो वाले जहां पे आपको जरूरत लगी, नहीं अब तो मुझे करना है, तो वो ऑब्जर्वेंस इतनी जबरदस्त रही। देखो वही बात है ना, स्प्रिंग को जितना दबाओगे ना उतना बाउंस बैक करेगा। जब आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं ना, जब आप एक लेवल पर आपको लगता है यार ये तो कमी रह गई, ठीक है ना, एक लेवल पर जब आपको लगता है यार दिस इज समथिंग यू आर मिसिंग, तो वहां आपको एक वो लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है ना, आप मान नहीं सकते, मतलब कि उस लेवल तक तभी पहुंचते हैं जब आप सप्रेस्ड होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, समझी थी, मुझे लगता भी है कि एजुकेशन जो है ना, वो किसी को जज करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एक सोच को डेवलप करती है। यस एग्जैक्टली, वो सोच अगर आप डेवलप कर पा रहे हो, डेवलप करें बच्चों में एक एबिलिटी एग्जैक्टली, जितना कर सकते हैं करें। अब उसमें असेसमेंट, सर्टिफिकेशंस, ये बहुत बेकार चीज है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम हमने फिनलैंड की बात करी, फिनलैंड तो फेमस है इस चीज के लिए, दे डोंट हैव एनी असेसमेंट क्राइटेरिया टिल क्लास 11th 11th है आई बिलीव, टिल क्लास 6th तक तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है फिगर्स, ठीक है। बट यस उनका है, एक लेवल तक कोई असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं है, फिर स्टार्ट होता है वो, ठीक है ना। और कंपल्सरी एजुकेशन नहीं आफ्टर 12th, असेसमेंट एज सच एग्जाम्स नहीं होंगे, बट जिस असेसमेंट की हम अभी बात कर रहे थे कि एग्जाम्स 12th में जाके आते हैं, मतलब कि उससे पहले होते हैं वो जस्ट AFL टाइप की होते हैं, जो गैप्स कवरेज के लिए होते हैं, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो एक तो मेरा यही सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो हमारा अभी एग्जाम्स का क्राइटेरिया है या टेस्ट का क्राइटेरिया है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ना एक अलग भावना में ले जाता है, एक हीन भावना में ले जाता है कि भाई मैं तो पीछे रह गया बहुत। तो ये थोड़ा सा दिस शुड बी चेंज्ड, ये आगे पीछे की दौड़ी खराब है, ये खराब है। ये पेरेंट्स भी चाहते हैं, हमारे भी स्कूल में पेरेंट्स बहुत सारे ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्यों नहीं आया या आपने रेटिंग क्यों नहीं दी, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मार्क्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो टॉपर है, या आपने बच्चे के साथ थोड़ी मेहनत कर ली तो वो दुनिया में हर चीज में टॉप कर जाएगा, आप कैसे कह सकते हैं। कहीं तो वो भी लैक करेगा और कहीं पर वो भी लैक करेगा जो टॉपर नहीं है, और कहीं पे वो भी स्ट्रांग होगा जो टॉपर नहीं है। बहुत चीजों में वो आगे निकल जाएगा, तो हम कह ही नहीं सकते ना दिस इज द टॉपर एंड दिस इज द फेलियर। तो सिस्टम क्या होना चाहिए बेसिकली? देखो सिस्टम, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सिस्टम में पर्पस बहुत मायने रख रहा है। पर्पस क्या है? असेसमेंट की जा रही है तो क्यों की जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है। सिस्टम ये होना चाहिए कि स्कूल टारगेट बनाए कि भैया हर बच्चे को रेज करना है, बस असेस करना है, मार्क्स लगाने हैं। असेसमेंट स्कूल अपने लिए रखे कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, हमने टारगेट लिया था कि स्कूल के 100 में से 100 बच्चे टॉप करें, या वो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, लॉजिक बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन उसमें से 20 नहीं कर पाए, इवैल्यूएट करें, उन 20 पे वापस से एफर्ट लगाएं। वो एग्जामिनेशन और असेसमेंट इसलिए होना चाहिए कि जो रह गए उनको कैसे बढ़ाया जाए। पहली बात, कौन रह गए, और जो रह गए उनको अब कैसे रेज किया जाए, ना कि इसलिए कि ये तो रह गए तो नालायक है। नॉर्मली 99.99999% केसेस में यही हो रहा है, जो रह गए तुम नालायक हो। और दूसरी एक चीज और भी है इसके अंदर जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑब्जर्व होती है, जो टीचर्स मोस्टली, मैं हर एक, क्योंकि टीचर्स भी हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे, तो मतलब नहीं, ऑब्वियसली बात है कि टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस ही हमारे व्यूअर्स हैं। तो मैं ये एक छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, जो लोग करते हैं ऐसा, टीचर्स बेसिकली, सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 10 जो हैं जिनको नालायक की कैटेगरी में डाल दिया वो लोग हैं,
ठीक है, 10 जो है वो एवरेज वाले हैं और बाकी जो 20 हैं वो इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी जो एज सच बनाई हुई है, मैं मानता नहीं हूँ बट बनाई हुई है। तो जो टीचिंग का जो क्राइटेरिया होता है ना, जो पढ़ाने का जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया होता है, वो उन 20 स्टूडेंट्स को देख के बना दिया गया होता है कि भाई इनको आधे घंटे में टॉपिक समझ में आ गया तो सभी को आ गया होगा, हम ये मान लेते हैं ये सभी को आ गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है, उसके स्किल्स अलग हैं उसके। तो ये चीज मैं बताना, मतलब मेरा क्या माइंडसेट है उसमें, मैं आपको ये चीज ऐड करना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारी डिलीवरी है, जो हमारे कंटेंट की डिलीवरी है, जो हम सिखाना चाह रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को समझ में आ गया तो सभी को समझ में आ गया, ऐसा मान लेना भी गलत है। आपको असेसमेंट्स की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, असेसमेंट से ही आपको कहीं से पता लगेगा कि जो पहले 20 वाले थे उनको तो बिल्कुल क्लियर है, उनकी असेसमेंट 5 आउट ऑफ 5 है, बट जो लास्ट के 10 थे मे भी उनको सिखाने के लिए आपको एक तरीका चेंज करना पड़े, करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी वहां तक हम पहुंचेंगे, तभी वो गैप क्लियर होगा। उनको छोड़ देना, ये डिक्लेयर कर देना ये नालायक है, ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ाने वाले बनाए हुए हैं ना, वो और आप हमेशा यकीन मानिएगा वो जो 10 छूट जाते हैं ना, वही किसी दिन चल के प्रधानमंत्री बनते हैं, कॉर्पोरेट के सीईओ बनते हैं, किसी बहुत अच्छी कंपनी के सीईओ बनते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जो किसी ने इमेजिन भी नहीं करे होते, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि ये तो बैक बेंचर्स है, ऐसी कोई अप्रोच होनी नहीं चाहिए, हाँ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करी आपने कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, टीचर कैसे उनको कर सकते हैं। उनके लिए ना बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, टूल्स, मेथड्स हो सकते हैं, मेथड्स, ठीक है। पहला काम तो यही है कि हम साथ के साथ चेक करते रहें किस तक एजुकेशन नहीं पहुंची है, डिलीवरी कहाँ नहीं पहुंची है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक बच्चा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा वीक है, तो साथ के साथ उससे क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं पहुंची है तो फ्री फोकस करें। उसके लिए जो हम अपने स्कूल्स में प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करते हैं, थम्स अप एंड थम्स डाउन की करते हैं। जब हम टीच कर रहे होते हैं उसी टाइम बोलते हैं, ओके बेटा अगर समझ में आ गया तो ऐसे कर देना, नहीं समझ में ऐसे कर देना, क्योंकि बच्चा बोलने में बड़ा शाई फील करता है, ठीक है ना। और हमने अपने टीचर्स को बोल रखा है कि आपको हर 5 मिनट बाद पूछना है, समझ में आ गया तो थम्स अप, नहीं समझ में आया तो थम्स डाउन, थम्स अप थम्स डाउन। बहुत सारे बच्चे थम्स डाउन कर देते हैं, इट मींस वहां अभी मैसेज नहीं पहुंचा, उनको री इंक्लूड करते हैं। कई बार बच्चा सुस्त होता है, ध्यान नहीं दे रहा होता, तो उसकी काउंसलिंग करनी, बेटा क्यों नहीं ध्यान दे रहा था, मैंने समझाया, सेम चीज समझाई, ध्यान कहाँ था, ठीक है। उसको प्यार से, उसमें भी ये नहीं कि भाई तूने ध्यान नहीं दिया और मारे चल भी 2-3 थप्पड़ मारी और हो गया काम, नहीं, आराम से उसके साथ बैठो। उसका एक तरीका ये होता है कि टीचर उसके साथ जाके बैठ जाए, ये एक टेक्निक है, बड़ी काम करती है। जो आपको लग रहा है ना वीक बच्चा, उसके साथ जाके बैठ जाओ और बड़े पोलाइटली पेशेंटली बैठो, डर मत पैदा करो उसके मन में टीचर का, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाओ, समझने की कोशिश करो कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। लर्निंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ये देखा जाता है कि बच्चे का उसका लर्निंग स्टाइल अलग है। हमेशा ध्यान रखना, फेलियर ये बताती है, अगर एक बच्चा नहीं सीख पा रहा ना, तो उससे ये जज करने की कोशिश करो, एग्जामिन करने की कोशिश करो कि वो सीख किस तरह से सकता है, ये नहीं कि ये सीखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें मे बी जो हमारा जो तरीका था वो उसको वो कंपैटिबल नहीं था उसके साथ। हाँ एग्जैक्टली, हाउ ही लर्न्स, द फेलियर टेल्स अ स्टूडेंट हाउ ही लर्न्स, क्योंकि वो अल्टरनेटिव पे शिफ्ट करेगा, वहां से उसको पता चलेगा अच्छा मैं ऐसे सीख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जाके पोलाइटली पेशेंटली बैठ जाओ, चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्यार से पेशेंटली आप उसके साथ डील करें। 90% चांसेस होते हैं रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। बिल्कुल। और ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, ये बेसिक्स से शुरू होती हैं। सपोज अगर कोई, मैं बात करूं कि जूनियर लेवल के जो बच्चे हैं हमारे, LKG, SKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टैंडर्ड वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ से बेस बनता है, यहाँ से ये बेस बन रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना, एक पेरेंट्स से भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे को बनाई हुए हैं पेरेंट्स के पास। अरे बच्चा कहता है भैया, आप बच्चा घर पे जाके पेरेंट्स को बोलता है कि आपको नहीं पता, मेरी टीचर ने मेरे को ये बताया, तो वो सच है, वो सच है। वो एक माइंडसेट पहले से ही बच्चा बना के जाता है कि मेरी टीचर ने जो बोला है वो सच है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, टीचर को बड़ा ही ऑनेस्ट होना चाहिए उस फेज में।
बाद में तो चलो बच्चा समझ जाता है कि टीचर गलत हो सकता है और टीचर भी गलती कर सकता है वगैरह वगैरह, बट उस फेज में ना बच्चा ये मान के चलता है कि दिस इज परम सत्य। बिल्कुल। और वही एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज नहीं होती, सिर्फ बेसिक्स होता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होता है। और उसके लिए कोई बहुत हाई फाई टीचर की या मैं ये कहूँ कि बहुत सारी टेक्निक्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक ही बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। देखो हैंडलिंग स्किल्स तो चाहिए ना, प्रॉब्लम वही है कि नॉर्मली एक ही हैंडलिंग स्किल है तो पढ़ता नहीं है। तेरे को कितनी बार कहा है ध्यान दिया कर, कहाँ था तेरा ध्यान? जब मैं समझा रही थी तेरा दिमाग कहाँ था? सोया बड़ा था क्या? ठीक है, खड़ा हो, पेट डायलॉग सर, ठीक खड़ा हो जा, अगली बार ध्यान देगा, ठीक है। ये सब चीजें तो बच्चा डर जाता है, यार इनसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। हाँ, वो उसके माइंड में तो यही चीज हो जाती है ना। Why don't you try alternatives? बेटा तेरे को समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, कितना समझ में आया, ठीक है आगे आ जाए कोई। अब बताओ जो मैंने बताया उसमें से कुछ समझ में आया? ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, कितना समझ में आया, कहाँ पे क्या चीज जरूरी थी जो नहीं, एक प्यार का माहौल उसके साथ बनाए, उसको ओपन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक डर का माहौल, फिर थोड़ा सा टेक्निक्स यूज करें। कई बार बच्चा एंगेज नहीं हो रहा होता तो आप अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। पीयर चेकिंग बहुत फायदा देती है। एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, जो बच्चा वीक है उसको, जो क्लास में सबसे आगे है वो उसको पढ़ाए। बड़ा ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमारा टीचर का काम ये नहीं है एक को टॉपर बनाना और एक को लूजर बनाना। नॉर्मली यही हो रहा है, अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, टॉप करेगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। पेरेंट्स भी कहते हैं हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, हमारा बच्चा टॉप क्यों नहीं कर रहा? अरे भैया स्कूल का काम आपके बच्चे को टॉप कराना नहीं है, स्कूल का काम हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन देना है। पेरेंट्स नहीं समझते इस चीज को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स कहते हैं मैं अपने बच्चे के साथ इतनी मेहनत, अरे भैया दूसरे पेरेंट्स भी बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे तो छोड़ दो, उस चीज को छोड़ दो, लेकिन दूसरा बच्चा भी उतनी फीस देकर उसी एनवायरनमेंट में आ रहा है। वाई आपका बच्चा टॉप करे? आप ये क्यों नहीं कहते कि सब बच्चे टॉप करें? तो ये जो बच्चा है जो टॉपर है उस क्लास का, तथाकथित टॉपर जो है, उसको बोलो कि भैया उसको पढ़ाए, उससे उसकी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका लॉजिक क्लियर होगा, उसकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो पढ़ा रहा है। क्योंकि टीचिंग में इतनी एबिलिटी है, जब बच्चा टीचिंग स्टार्ट करता है ना, वहां से कॉन्फिडेंस बच्चे का निकल कर आता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी एकदम ट्रिगर कर जाती है, और खुद के कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो बहुत, और वो जो बच्चा वीक है वो भी रेस करेगा, उसमें दोनों को फायदा है। नॉर्मली ये कहते हैं मेरा बच्चा उसको पढ़ाएगा तो भैया वो बच्चा टॉप कर जाएगा, ठीक है ना, वो तो टॉप कर जाएगा, तुम्हारा बच्चा भी और ज्यादा निखरेगा। लर्निंग एक ऐसी चीज है, ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है, कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है कभी भी, ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम दूसरे स्कूल्स वालों को ज्ञान दे रहे हैं कि भैया स्कूल कैसे चलाना है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पिछड़ जाएंगे, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम भी अपने लेवल को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो पीयर चेकिंग एंड पीयर टीचिंग, दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक दूसरे की बच्चा चेकिंग करे और एक दूसरे को रेज करने की कोशिश करे। नो रेड मार्क शुड बी देयर, सर्कलिंग, पूरी नोटबुक्स लाल कर दी हैं कांटे लगा के, नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत लिमिटेड हो, कहीं जरूरत पड़े तो वहां आप बताएं, वो भी कोशिश ये करो। मेरी कोशिश होती है मैं बच्चे से ही इरेज करा के दोबारा कराता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना रेड पेन यूज करूँ ही मत, ठीक है ना। अगर बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बोर्ड पे मैं लिख दिया करता हूँ कि ये जो है, ये मान लो एक स्पेलिंग लिखी बच्चे ने, मान लो फील है मान लीजिए, ठीक है, बच्चे ने लिख दिया FEAL, मान लीजिए उसने सही लगाया, E की साउंड भी E होती है और E की साउंड भी E होती है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा फील की राइट स्पेलिंग, और फिर बोलूंगा अच्छा चेक कर लो अपनी क्या कमी दिखी, खुद चेक कर लो। एक कलरफुल पेंसिल अलग यूज कर लो, ग्रीन कलर पेंसिल, उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है, अच्छा मेरे को ग्रीन कलर पेंसिल यूज करनी है, मुझे रेड कलर पेंसिल यूज करनी है, मुझे ब्लू लेनी है, उसको
कट करके दोबारा से लिख लो। पता चला बच्चे को खुद को, मैंने अगर रेड मार्क कर दिया बच्चे तो घर जाके देखता ही नहीं। आपकी नोटबुक्स बचपन में रेड होती होंगी, क्या आप घर जाके नोटबुक्स को देखते थे मैडम ने क्या गलती निकाली थी? नहीं, अगर देखते भी तो ठीक नहीं करते थे उसको, क्योंकि उसने कर ही दिया है तो उसने अपना काम कर दिया है। नॉर्मली बच्चा देखता भी नहीं है। बिल्कुल, टीचर ने कट मार दिया ना, ठीक है ओके, बच्चा ये नहीं देखता कि मैंने गलती क्या करी, उसको सोचना बड़ा जरूरी है। फिर क्या गलती हुई, क्यों हुई, वो साथ के साथ बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डबल ई आपने लगाया, सॉरी ये ई ए आपने लगाया है, यहाँ पे डबल ई लगना था, ई ए की साउंड भी ई है, डबल ई की साउंड भी ई है, आपने गलत फॉनिक यूज किया, ये वाला यूज करना था, दैट्स इट, करेक्ट कर लो इसको। ठीक है, अननेसेसरी उसको हम स्कॉल्डिंग करें बे मतलब, या उसको पनिश करें। रेड मार्किंग इज लाइक पनिशमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं टीचर के बदलाव की, आपने बात करी थी स्टार्टिंग में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है उसमें। तो टीचर्स के लिए भी बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं चेंज करने के लिए या नई सीखने के लिए, एक अच्छे एजुकेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है ना कि टीचर्स जो है ना वो एवरेज स्टूडेंट्स के एक एवरेज बना लेता है अपना पढ़ाने का, कि इतना पढ़ा दिया तो इतना सफिशिएंट है, सभी को समझ में आ गया होगा। वो एक बेसिक थिंकिंग उसके, वो गलत नहीं है, मे बी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि क्लास में जितना उसने एक्सप्लेन किया तो सभी ने जितना समझना था वो समझ लिया। पर मेरा मानना ये है कि सभी इक्वल नहीं समझते हैं जितना आप देखो। कोर्स को ना कोर्स की स्पीड से चलाया जाता है नॉर्मली, वो लर्नर की स्पीड से चलाना चाहिए, लर्नर की स्पीड से चलाना चाहिए, एग्जैक्टली। क्योंकि जो स्लो लर्नर है वो कहीं ना कहीं फिर ना ऐसे ही गैप बढ़ता चला जाता है। एक्चुअली ये वर्ड ही वहीं से आता है ना, कोर्स का मतलब ये है कि इतने दिन का कोर्स है और इसमें इतना हम सिलेबस कवर करेंगे। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम वो सारा सिस्टम वो वर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी आप इंस्टीट्यूशंस में भी लेते हैं, इंग्लिश सीखे 90 दिन में वो क्या इंग्लिश सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, वो सिर्फ दे के जा रहे हैं। वो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करवा 90 डेज में हमने इतने टॉपिक कवर कर दिए, डेली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब उसमें भी यही होता है ना, अब कुछ लोग हैं जो प्रोनाउंस से पे अटके हुए हैं या उससे भी पीछे अटके हुए हैं, एक टाइम के बाद जाके अटक जाता है ना बच्चा। एक आप ये देखिए ना, एक तो इंग्लिश सिखाने का प्रोसेस ये है कि बच्चे को नर्सरी से ही हम सिखाना स्टार्ट करते हैं और वो 10th तक भी ज्ञाता नहीं हो पाता, और एक दावा करते हैं कि 90 डेज में हमने इंग्लिश सिखा देनी है। बिल्कुल ठीक है, तो सही प्रोसेस तो वही है कि वो स्लो धीरे धीरे चलेगा, नर्सरी का बेस बनेगा, फिर एलकेजी का बनेगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप बाय स्टेप बनेगा बेस। वो सारा का सारा बेस आप 90 डेज में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? वो तो बेसिकली इसी तरह से हर क्लास के अंदर भी यही हो रहा है, वो टॉपिक को इस हिसाब से चलाया जाता है, एक स्पीड तय कर दी गई, या तो उसकी स्पीड कम कर दो, वो भी एक सॉल्यूशन है। उसको भागने ही मत दो सिलेबस को, उसकी स्पीड ही कम कर दो, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम कर दो, स्पीड कम कर दो, वो भी एक तरीका। तो फिर वो कवर हो जाएगा फाइनल एग्जाम्स तक। अरे फाइनल एग्जाम में आपने कौन सा उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन बना देना है? फाइनल एग्जाम में जितना आपने पढ़ाया उतने का एग्जाम ले लो ना, उतने एग्जाम ले लो, दैट्स इट। ये सही अप्रोच है। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन बनाने से नहीं बनते, वो अपने आप बन गए, उनको कोई बताने वाला नहीं था, वो ऑब्जर्वर थे, वो रिसर्चर थे, वो ढूंढने से। अच्छा, एक ना ये कांसेप्ट बहुत अच्छा है, काफी पॉपुलर है, जापानीज टेक्नोलॉजी तो बहुत पॉपुलर है, हमारे यहाँ भी इतना पॉपुलर नहीं है, कुछ स्कूल्स में करवा रहे हैं। स्टूडेंट को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो खुद से दिमाग लगाना शुरू करे। एक्सपोनेंशियल लर्निंग यही चीजें सारी यही है, उसी के बारे में शुरू से बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट ना खुद से क्वेश्चन पूछे। अब आप ये देखो, जब भी आप एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, उस टाइम पे कोई भी हैंड रेज नहीं होता, कोई भी डाउट उस टाइम पे क्लियर नहीं होता। वो जब आपका टेस्ट आपके सामने आएगा, उस पे काटल लगेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मुझे उस टाइम डाउट हो भी नहीं सकता, बिकॉज लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है। बच्चा जब तक थिंकिंग एबिलिटी को ट्रिगर नहीं करेगा तब तक डाउट नहीं आएगा, ऑन द स्पॉट डाउट आता भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो एक्सप्लेन करने का तरीका था, नहीं, जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका था, जो आपने फ्रेम करके दिया, उस फ्रेम में से डाउट नहीं मिला ना उसको उतना वो सोच ही नहीं पाया कि इस फ्रेम में क्या मेरे को। हाँ, क्योंकि उस फ्रेम में सब चीजें सुलझी हुई हैं। मान लीजिए आपके सामने एक थाली रख दी, आलू पनीर रख दिया, अब आपको क्या डाउट आएगा? आलू पनीर है, उसमें नमक भी ओके है, उसमें मिर्च भी ओके है, क्या डाउट आएगा? क्या आएगा? आप खाएंगे और चलते बनेंगे। उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा गैप है हमारे उसके अंदर, कि भाई आपने उसको सब पका पकाया दे दिया और सब कुछ सॉल्व करके दे दिया, तो उसको क्या डाउट कब आएंगे? आपने उसके सामने पनीर अलग रख दिया, आलू अलग रख दिया, नमक अलग रख दिया, मिर्च अलग, फिर देखो डाउट शुरू। उसको बोलो कि बनाओ, फिर क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन आएगा, क्या करना है, कितना डालना है, फिर देखो क्वेश्चन साथ के साथ स्टार्ट हो जाएंगे, करना क्या है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। देखो क्या होता है, डिपेंड। अच्छा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपनी खुद की लाइफ का।
जब जो हमारे टाइम की स्कूलिंग थी ना, वो कहीं ना कहीं डंडे वाली स्कूलिंग थी। मान तो आप हम इकट्ठे पढ़े हैं, तो वो टाइम क्या आज भी कहीं ना कहीं है। तो देखो मैं ना एक बहुत बड़ा गैप मानता हूँ इस चीज को। जब +2 तक हम लोग ना डंडे से पढ़ते रहे, टीचर मारेगा, वो रिपोर्ट्स पे कट लगेंगे, वो पापा के पास जाएगी तो वो अलग मारेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा डर वाला माहौल था सारे में, डर डर के पढ़ते रहे। जैसे ही +2 खत्म हुई, जैसे ही कॉलेज लाइफ एंटर हुई, सब कुछ एकदम हवा में उड़ गया। ना चेकिंग का डर, एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, तो एकदम बच्चे बिगड़ते तभी ठीक है। अब मैं मेरे पॉइंट गेट कर रहे हो ना, किस चीज पे मैं आ रहा हूँ। वो जो माहौल बनाया हुआ है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर है। आप ये देखो कि किस एज में सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ते हैं, 18 के बाद बिगड़ते हैं, जब तक वो +2 में होते हैं। हालांकि अब तो वो माहौल आ गया कि +2 तक भी बिगड़ जाते हैं, बट मैं वैसे एक एवरेज की अगर बात करूं तो +2 के बाद जैसे ही वो कॉलेज में शिफ्ट जाते हैं, तो क्यों सबसे बड़ी वहां पे गैप आता है? क्यों? क्योंकि जो वो एनवायरनमेंट हमने उनको दिया, जिस एनवायरनमेंट से वो चल रहे थे ना, वो जो डिपेंडेंसी वाला था कि भाई मार पड़ेगी, ये करेगा, वो जो डर था, जैसे ही वो कॉलेज में खत्म हुआ, सबसे ज्यादा जो है ना इनडिसिप्लिन वहां से क्रिएट, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्लास में जाओ ना जाओ कोई नहीं पूछ रहा, होमवर्क करो ना करो कोई नहीं पूछ रहा, घर पे आप एग्जाम दिखाओ कोई नहीं पूछ रहा, इवन पेरेंट्स तक नहीं पूछते। कॉलेज, पता है यार कॉलेज है, कौन पढ़ रहा होगा। तो डिफरेंस कहाँ से आया? देखो, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी में जब आप जाते हो, ये बड़ा मतलब कि वो माहौल एकदम यूटर्न वो, या तो वो इंडिपेंडेंसी शुरू से मिलनी चाहिए कि आपको खुद से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि आपको ही करना है, कोई नहीं मारेगा आपको, ठीक है ना? वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हमें होता है +2 के बाद, जब हम जाते हैं कॉलेज लाइफ में, क्योंकि वहां पे वो खुद से के बाद वही बच्चे पढ़ते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी आदत शुरू से बनी हुई थी। जो नहीं होते वो नहीं पढ़ पाते। मेरे को खुद को बड़ा अजीब सा लगा। क्या हुआ कि मैंने 4-5 महीने तो ऐसे ही निकल लिए कि कुछ कोई कौन सा कोई पूछ रहा है। 4-5 क्या जिंदगी निकल जा सकती है। इसके बाद पढ़ता ही कौन है, मुझे बताओ। मुझे नहीं याद है कि मेरे को ग्रेजुएशन में मैंने कुछ पढ़ा हो। सिर्फ एग्जाम में 5 दिन पढ़ते थे, मार्क्स आ जाते थे। कहाँ कौन पढ़ता है? ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐसे ही होगी, क्योंकि तो वो टाइम तो हमने वेस्ट कर दिया ना, 5-6 साल वेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि हम रिसर्चर नहीं थे, क्योंकि +2 तक हमने अपना दिमाग नहीं यूज किया, रिसर्च करने में नहीं, ऑब्जर्वेशंस के लिए नहीं यूज किया। हमने क्या किया? सिर्फ जो हमें पढ़ाया गया वो हमने पढ़ा, वहां तक पढ़ा। जब हमें थोड़ा सा छूट मिली, थोड़ी सी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो क्या हुआ? फिर हमें लगा कि अब कौन सा कोई पूछ रहा है, अब तो उतना ही पढ़ना है जितना पास होना है। ये बहुत बड़ा गैप है, और आज के सिस्टम में भी है ये गैप। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो स्टार्ट हुआ था, कि जो हमारा सिस्टम है 0 से लेकर +2 तक वाला, यहाँ पे बच्चे को रिसर्चर बनाना चाहिए, ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, रिसर्चर बनाना चाहिए, इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स पर फोकस होना चाहिए। हमारे यहाँ पर काम मतलब कि बच्चा अगर 10th या 12th के बाद वर्क कर रहा है ना पढ़ाई के साथ, उसको अच्छा नहीं मानते। बिल्कुल सही बात है। फॉरेन कंट्रीज में तो 9th और 10th में कंपल्सरी इंटर्नशिप है, आपको अनपेड वॉलंटियर कहीं जाके काम करना पड़ता है, कंपल्सरी है। उसके बेसिस उसके मार्क्स जुड़ते हैं। आप कहीं गए किसी शॉप पे, किसी शॉपिंग मॉल में कहीं जाके आपने वॉलंटियर सर्विस करी, पैसा भी नहीं मिलता उसका, वॉलंटियर सर्विस करनी होती, क्योंकि 18 से पहले आप कमा नहीं सकते, वॉलंटियर ट्रेनिंग होती। बिल्कुल। हम यहाँ मानते हैं अच्छा भी काम कर रहा है बच्चा तो पढ़ नहीं रहा होगा, दुकान पे बैठ इसलिए लगा दिया होगा वहाँ पे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मतलब अब देखो हर चीज, बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इसको भी कवर करेंगे, इस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये वाला। तो ये जो सारी चीजें थी, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को अपने वर्किंग स्टाइल के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। काफी सारी चीजें हैं जो मे बी इसमें से कुछ निकल के आई होंगी, कुछ क्वेश्चंस भी आए होंगे ऑब्वियसली ऑडियंस के दिमाग में। क्वेश्चंस तो ऑडियंस के जो भी हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, डेफिनेटली आपको आंसर देंगे, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस खास तौर पे। बिल्कुल। तो मतलब ये था जो हमारा आज का जो पॉडकास्ट था, बेसिकली किसके ऊपर फोकस था कि एक जो टीचर है जो सिखा रहा है उसको क्या क्या चीजें दिमाग में रख के टीचिंग करवानी चाहिए, क्या क्या उसको स्टाइल जो है हमने चेंज करने चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें इनके ऊपर फोकस होना चाहिए, और ये चीजें उसको अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर ऐड करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी हमने कुछ टॉपिक्स जो है ना नोट कर लिए हैं, कुछ हम न्यू लेके आएंगे। तो टिल देन, a very good evening and goodbye to everyone.
और हमेशा की तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉडकास्ट है ये अच्छे से सुनिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।